टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में भी पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स है वो परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी, उसकी टेस्टिंग होगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन की ट्रांजैक्शंस की। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन की एक्टिविटी जो है वो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं एसएपी में। ये एक ऐसी एक्टिविटी है अकाउंटिंग के अंदर, ये एसएपी के अलावा भी अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि ट्रांजैक्शंस जो बैंक के अंदर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो रही हैं या विड्रॉ हो रही हैं हमारे अकाउंट में, इनकमिंग या आउटगोइंग की जो भी ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो रही हैं हमारे अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, उनको हमने अपने एसएपी सिस्टम के साथ रिकॉन्साइल करना होता है। रिकॉन्साइल मीन के कंफर्म करना होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं, क्या ये वाकई जो बैंक स्टेटमेंट में है क्या हमारे सिस्टम के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही हैं, या जो हमने अपने सिस्टम के अंदर पोस्ट की हैं क्या ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही हैं। लाइक किसी कस्टमर की तरफ से हमें पेमेंट आती है, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होती है, तो क्या हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज में है, हमारे सिस्टम के अंदर हमने उस कस्टमर के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन पोस्ट की है, ये पेमेंट पोस्ट की है। अगर होगी हमारे सिस्टम में भी और ऐसे बैंक स्टेटमेंट में भी तो रिकनसाइल हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम में, लाइक हमने किसी वेंडर को पेमेंट की, हमने अपने सिस्टम के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी, और वो ट्रांजैक्शन क्या बैंक के अंदर भी, बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, इन दोनों की कंफर्मेशन होने के बाद उसकी रिकन्सिलेशन होगी। ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि जो ट्रांजैक्शन हम किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, उसकी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन सम केसेस में ऐसा नहीं होता। लाइक हमने किसी वेंडर को चेक दिया पेमेंट के लिए और उस वेंडर ने चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया ड्यू टू सम रीजन, या कहीं चेक मिसप्लेस हो गया या उसने डिपॉजिट नहीं किया, या सपोज हमने उसको मंथ की लास्ट डेट में वो चेक दिया और उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, बट क्लियरिंग के अंदर 1 से 2 दिन का टाइम लग गया, तो वो नेक्स्ट मंथ की स्टेटमेंट में चला गया, तो करंट मंथ के स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से वो इस मंथ की, करंट मंथ की रिकन्सिलेशन का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो रिकनसाइल हो जाएगी। तो इस तरह के सिनेरियोज ये कंफर्म करने के लिए होते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स हमने, मीन्स कि जो पेमेंट हमने वेंडर्स को की हैं या कस्टमर से हमें पेमेंट रिसीव हुई है, या इनके अलावा किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग के केस में पोस्ट हुई हैं, उनकी रिकन्सिलेशन हमारा पर्पस होता है बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर। इसमें 3 जीएल्स हम बनाएंगे। 3 जीएल्स बनाने का पर्पस, एक आउटगोइंग अकाउंट, एक इनकमिंग अकाउंट और एक मेन अकाउंट। इनकमिंग और आउटगोइंग का तो पर्पस ये होता है कि इनकमिंग में वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमारी स्टेटमेंट में आ रही हैं, इनकमिंग की हैं वो पोस्ट होंगी, और आउटगोइंग की जेल में वो सारी ट्रांजेक्शन जो कि हमारे अकाउंट से आउट हो रही हैं वो सारी पोस्ट होंगी। और जब इनकी रिकन्सिलेशन होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी ट्रांजेक्शन इनकमिंग की और आउटगोइंग की मेन अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए FS00 में सबसे पहले 3 जीएल्स बनाएंगे हम। PAK1 हमारा कंपनी कोड है, इसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैं करंट एसेट के ग्रुप के अंदर 3 जीएल्स बनाऊंगा। जीएल्स के जो लास्ट के डिजिट्स होंगे, उनकी सीक्वेंस, उनकी रेंज हमने रखनी है 012। 012 का पर्पस ये होता है कि हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर भी जो सेटिंग करनी है वो 012 के अकॉर्डिंगली करनी है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने 012 नहीं कुछ और रखना है, लोगों को सपोज 567 रखना है या 789 रखना है या 123 रखना है, तो आप वो भी रख सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली फिर आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेटिंग करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैच्ड होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर के जो डिजिट्स हैं वो भी, और जो जीएल के यहाँ पे डिजिट्स रखेंगे वो भी, ये आपस में मैच होने चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे जीएल बनाऊंगा, अब ये लास्ट का काउंट है 5, मीन्स के 100005, इसके बाद जीरो कहाँ पे आएगा, 10 पे आएगा। तो इसके बीच में जो अकाउंट्स होंगे वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें ज़रूरत होगी हम उनको क्रिएट करते जाएंगे। बट नेक्स्ट अकाउंट बनेगा 10, 11 एंड 12, ये 3 अकाउंट्स बनेंगे। लाइक मैं सिटी बैंक का ये बना रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ सिटी बैंक के लिए, और उसका सिटी बैंक मेन अकाउंट सबसे पहले बना लिया। बैलेंस शीट का पार्ट होगा, करंट एसेट के ग्रुप के अंडर क्रिएट होगा, कंट्रोल डेटा में जाएंगे, और यहाँ पे लाइन आइटम का चेक लगा होना चाहिए, पोस्टिंग डेट की सॉर्ट की लगी होनी चाहिए, करेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है।
थर्ड टैब में जाके यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 या जो भी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। रिलेवेंट टू कैश फ्लो लगाने की चेक चेक लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पे सेकंड टैब के अंदर एक चेक है, वो मैंने अभी नहीं लगाया। ओपन आइटम मैनेजमेंट। ओपन आइटम मैनेजमेंट का चेक जिस जीएल में लग जाता है, उस जीएल के अंदर जब ट्रांजैक्शन पोस्ट होती है तो वो ओपन पड़ी रहती है फॉर रिकॉन्सिलेशन पर्पस। ठीक है, मींस के अब ये मेन के अंदर तो रिकॉन्सिलेशन की कोई ओपन आइटम नहीं पड़ी होगी। मेन के अंदर तो वो सारी ट्रांजैक्शन जाएंगी जो रिकॉन्साइल होके क्लियर हो गई, क्लियर आइटम्स इसके अंदर आएंगी। लेकिन इससे पहले इनकमिंग और आउटगोइंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी वो अनक्लियर्ड होंगी, वो ओपन होंगी। सो दैट्स वाई जो इनकमिंग और आउटगोइंग की जीएल है वो हम ओपन आइटम के लिए मैनेज करेंगे। तो नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे 11, सिटी बैंक इनकमिंग। सिटी बैंक इनकमिंग अकाउंट हो गया। ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, करंट एसेट में आएगा ये सारी चीजें। लेकिन इसके अंदर ये चेक लगेगा ओपन आइटम मैनेजमेंट। अभी जब मैं इसमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करूंगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ओपन आइटम मैनेजमेंट का ये इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसकी वही हम लेंगे जो कि हमने बाकी फर्स्ट जीएल में मेन अकाउंट के अंदर रखी, वही चीजें हम इनकमिंग और आउटगोइंग में भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो चेक है वो ओपन आइटम मैनेजमेंट का, वो हम इसमें लगाएंगे। बाकी सारी चीजें वही हैं, क्योंकि मैंने कॉपी किया है। तो ये जो वन वाला अकाउंट था, जीरो वाला, इसका सारा डाटा कॉपी होके एज इट इज आ गया। इसको मैंने सेव कर दिया। इसका इनकमिंग और आउटगोइंग की डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पहले वाले को आउटगोइंग रख लें तब भी ठीक है। मैं पहले वाले को आउटगोइंग रख लेता हूँ। आप इनकमिंग भी रख सकते हैं, आउटगोइंग भी रख सकते हैं, बट मैंने जो सीक्वेंस बनाया है, जैसे कि ये एक्सेल के अंदर मैंने मेंटेन किया, मेन आउटगोइंग और इनकमिंग। सो दैट्स वाई मैं आउटगोइंग को पहले ले रहा हूँ और इनकमिंग को बाद में ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इनकमिंग पहले लेना है तब भी कोई इशू नहीं, तब भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब थर्ड जीएल होगा, लास्ट का डिजिट 2, एंटर। और यहाँ पे आएगा इनकमिंग। अब ये सिटी बैंक इनकमिंग अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट का पार्ट है, करंट करंट एसेट में क्रिएट होगा। और यहाँ पे ओपन आइटम का चेक लगा हुआ है। कंट्रोल और थर्ड टैब में आके सेम वही ग्रुप, और इसको भी सेव कर दे। लेकिन ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि ये चेक लगा होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम होता है कि आप इस चेक को मिस कर देते हैं और बाद में दोबारा जाके इसको चेक लगाते हैं तो उसका इफेक्ट सिस्टम नहीं लेता। तो इनिशियली आपने ये चेक लगाना है। ये भी सेव कर दिया। अब तीन जीएल्स हमारे बन चुकी हैं, मेन, आउटगोइंग एंड इनकमिंग। ओके। अब इसके बाद बैंक की और हाउस बैंक, ये इसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशंस में भी पढ़ा था, लास्ट वीक में। बैंक की और हाउस बैंक के अंदर क्या होता है, बैंक की के अंदर किसी भी बैंक का एड्रेस मेंटेन किया जाता है कि हमारा जो अकाउंट है वो किस बैंक के अंदर है, और वो बैंक बैंक किस जगह पे लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये चीज़ हम हाउस बैंक के अंदर, बैंक की के अंदर मेंटेन करते हैं। ओके। तो अब सिटी बैंक के लिए हम एक बैंक की बनाएंगे। टी कोड है FI01। बैंक की कंट्री स्पेसिफिक होती है, कंट्री स्पेसिफिक हो। अब देखें ये चीज़ें आपकी जो असेसमेंट्स होती हैं, आपकी क्विजेस होते हैं, या आपकी जो वाइवा होते हैं, या जो आपके असेसमेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें, वो उनमें यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बोल रहा हूँ, बैंक की इज कंट्री स्पेसिफिक। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि जो बैंक की इंफॉर्मेशन के बारे में, ये किस लेवल पे मेंटेन होती है, तो उसमें ऑप्शंस हो सकती हैं, कंट्री लेवल पे, क्लाइंट लेवल पे, कंपनी कोड लेवल पे, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे। तो ऑब्वियसली उसमें आपने कंट्री लेवल को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली ये चीज मेंशन्ड है कि बैंक की एक फील्ड है और एक कंट्री की फील्ड है। सिटी 555 सपोज। अब ये 555 कहाँ से आ गया? 555 मेरे अकाउंट के कुछ डिजिट्स हो सकते हैं। इसकी रीजन क्या है? देखिए, नॉर्मली हमारे जो बैंक होते हैं, लाइक अगर मैं सिटी बैंक की बात करता हूँ, सिटी बैंक के अंदर हमारे एक से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं, और वो उनके अकाउंट नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। अगर एक बैंक में मेरे डिफरेंट अकाउंट्स हैं, दो या तीन अकाउंट हैं, बट सिटी बैंक के अंदर ही, तो जाहिर है उनके अकाउंट नंबर डिफरेंट होंगे। तो ये अकाउंट नंबर की कुछ डिजिट्स, लास्ट के डिजिट हम इसलिए लिख देते हैं ताकि हम अपने अकाउंट को डिफरेंशिएट कर सकें।
तो इसलिए मैंने 555 किया। अब ये वो 555 का एक मैसेज देखें, सिस्टम ने मुझे एक मैसेज दिया है कि ये वाला कोड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इशू नहीं, आप 556 कर दें। थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसको मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस मेंटेन करेंगे। और स्विफ्ट कोड भी अगर आप एंटर करना चाहें वो भी आप एंटर कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एड्रेस की है, वो मैंने मेंटेन करने के बाद इसको सेव किया। अब ये मेरी बैंक की मेंटेन होगी। इसको साथ साथ आप एक्सेल के अंदर नोट करते जाएं चीज़ों को। रीज़न ये होती है कि आपका डाटा सारा आपके सामने जो है वो मेंटेन हो रहा होता है, तो उसमें कोई भी चीज़ आपने देखनी हो तो एक्सेल फाइल में जाके आप देख सकते हैं। अब जैसे इन तीनों चीज़ों का आपस में एक लिंक है, एक टी कोड से हमने डिफाइन किया, इसको इस तरह से आप कर लें। और ये अलग से एक एक्टिविटी है। और ये हाउस बैंक का पूरा एक सेटअप अलग हम बनाएंगे। हाउस बैंक बनाने का टी कोड होता है F I12। इन दोनों टॉपिक्स को हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। हाउस बैंक कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होता है। अब देखिए, मैं हाउस बैंक बनाने जा रहा हूँ तो सिस्टम ने मुझे मुझे कंट्री की फील्ड नहीं दिखाई, ना कंपनी कोड चार्ट ऑफ अकाउंट की फील्ड दिखाई, ना उसने मुझे क्लाइंट लेवल की फील्ड दिखाई, उसने मुझे कंपनी कोड की फील्ड दिखाई। तो ये चीजें होती हैं समझने वाली। आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि हाउस बैंक किस लेवल पे मेंटेन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होता है। एक कंपनी कोड के अंदर हाउस बैंक बनाएंगे तो वो सिर्फ उसी कंपनी कोड के लिए यूज हो सकेगा, किसी और कंपनी कोड में या किसी और चार्ट ऑफ अकाउंट में आप यूज नहीं कर सकेंगे उसको। अगर कभी इस तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, आपको ये डाउट हो और ये चीज़ कंफर्म ना हो रही हो कि कौन सी चीज़ किस लेवल पे डिफाइन हो रही है, आप उसका टी कोड ओपन करें, वो सामने आपकी स्क्रीन आ जाएगी कि किस लेवल पे आप मेंटेन करें उसको। अब ये हाउस बैंक में न्यू एंट्री पे आएंगे। सिटी बी, सपोज मैं सिटी बी का एक हाउस बैंक बना रहा हूँ और बैंक कंट्री ये है, ठीक है। और ये मैंने उसके अंदर की जो मैंने मेंटेन की थी सिटी 556, वो मैंने एंटर कर दी और इसको सेव कर दिया। हाउस बैंक इज इक्वल टू द बैंक ब्रांच, मींस कि आप किसी भी ब्रांच में अकाउंट ओपन होता है तो उस ब्रांच के बिल्कुल पैरेलल में एसएपी सिस्टम के अंदर अकाउंट ओपन करना हाउस बैंक कहलाता है, और वो आपके बैंक को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट की मजीद डिटेल एंटर करनी है। और इसमें बैंक अकाउंट पे आएंगे, न्यू एंट्री पे आएंगे। अब इसमें देखें, सिटी बैंक का एक, सिटी बी का मैंने हाउस बैंक बनाया, जैसे एक ब्रांच में मेरा एक अकाउंट है, तो उसके अंडर आपका एक अकाउंट होगा, तो सिटी वन, तो आप एक अकाउंट आईडी ऐड करेंगे। अगर दूसरा अकाउंट होगा तो दो अकाउंट आईडीज होंगे। इसी तरह से जितने अकाउंट्स होंगे उस बैंक ब्रांच के अंदर, वो उतने ही आपके अकाउंट आईडीज बनते जाएंगे। सो एक हाउस बैंक के अंडर मल्टीपल अकाउंट आईडीज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी द एक हाउस बैंक के साथ मल्टीपल अकाउंट अकाउंट आईडीज लिंक कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी। 556। अब देखिए, इसके लास्ट के डिजिट मैंने 556 रखे। ये वो चीज़ है जो कि बैंक से हमें अकाउंट नंबर इशू होता है, ये वो अकाउंट नंबर है। और ये भी हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंदर बहुत एक इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम आगे जाके बैंक रिकॉन्सिलिएशन के अंदर यूज भी करेंगे। ये जीएल की फील्ड है जहाँ पे हम मेन अकाउंट को लिंक करेंगे। अभी हमने तीन अकाउंट्स बनाए थे, मेन, आउटगोइंग और इनकमिंग। उसमें से मेन को इधर लिंक करेंगे। अब यहाँ पे इसको क्लिक करें तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी बैंक जीएल अकाउंट्स की। ठीक है, ये अकाउंट हमने अभी तक बनाए हैं। तो इसमें आप देख लें, अगर आप किसी भी अकाउंट को बाय नेम सर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं उसी स्क्रीन पे वापस आ गया हूँ। आपने लिखना है सिटी। ठीक है, दो स्टेरिक के सेंटर में आपने लिखना है सिटी। तो सिटी से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। तीन अकाउंट आएंगे क्योंकि हमने तीन बनाए, इनकमिंग, सिटी, मेन और आउटगोइंग। तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? मेन। लेकिन अगर मैं सिटी के साथ एक और वर्ड्स लिख देता हूँ, मेन, स्टेरिक, सिटी, पहले स्टेरिक लिखा, फिर सिटी, फिर स्टेरिक, फिर मेन, यानी स्टेरिक के सेंटर में आपने ये वर्डिंग लिखनी। और आप सर्च करेंगे तो सिस्टम सिर्फ आपको एक चीज दिखाएगा जो कि सिटी मेन का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाटा को जो है वो सर्च कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, ये एंटर हो गया, सेव करेंगे। इसमें करेंसी भी एंटर करनी है, पीकेआर करेंसी भी एंटर करनी है। अब ये देखें, ये हाउस बैंक के अंदर क्या चीज़ मेंटेन हो रही है कि हमारा कंपनी कोड क्या था, हाउस बैंक, उसके अंडर अकाउंट आईडी, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर,
GL जो कि FS00 में बना, उसके साथ लिंक मेन अकाउंट के साथ, करेंसी और ये की, बैंक की बेस पे ये नीचे सारा उसका एड्रेस आ गया। इसको सेव कर दिया। आप किसी भी कंपनी का, किसी हाउस बैंक का या किसी बैंक का डाटा अगर आपने देखना हो तो FI12 की टी कोड में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जब इस तरह की स्क्रीन आती ब्लैंक, तो आपने ये क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर दें, ऐसे भी मैंने टाइप कर दिया और इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे दोबारा ये नंबर असाइन हो चुके हैं। आप ये ग्रीन कलर के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। ये हमारा अकाउंट ID भी बन गया। City 1 का, ठीक है। अकाउंट ID और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंटेन होगी। अब हम आते हैं SPRO पे। एस पी आर ओ का टी कोड SAP के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है, कंसल्टेंट लेवल का टी कोड है। अटेंडेंस सब आएंगे एस पी आर ओ पे आके SAP रेफरेंस IMG, और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, इसके बाद बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन, और बैंक स्टेटमेंट, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, और इसके बाद ये है क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने दो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनानी, इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। कोड्स हम डिसाइड कर लेते हैं अभी। ये देखें, दो ट्रांजैक्शन है इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। तो अब चूंकि हमारा कंपनी कोड है PAK1, तो सॉरी PAK, यस PAK1। अब इससे इसी के रेफरेंस से इससे मिलती जुलती हम कोई बनाएंगे ट्रांजैक्शन, लेकिन वो हमें देखना होगा कि पहले से यहाँ पे जो बनी हुई है वो सिस्टम हमें नहीं बनाने देगा। आप जैसे के PK की कोई नहीं, हम PK01 और PK02 रख लेते हैं। PK01 एंड PK02। ये अभी आप देखेंगे मैं दो बिजनेस ट्रांजैक्शन बना रहा हूँ। ये दो ट्रांजैक्शन बनाने का क्या पर्पस है? आउटगोइंग की और इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हेल्प करेंगी। इनकी हेल्प के साथ हम ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करेंगे। तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग को क्लिक कर सर्च कर सेलेक्ट करें। ये दो मैंने सेलेक्ट की, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी करके अब मैं अपनी नई बनाने जा रहा हूँ। पहले को रिमूव किया, क्या आप कोड मैंने रखा PK01, दूसरे का कोड क्या रखा PK02। माइनस का साइन आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और प्लस का साइन इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस दो साइन है। माइनस का साइन नेगेटिव वैल्यू के लिए और प्लस का साइन पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इट्स मीन के जो माइनस का साइन है, जब आप आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे तो माइनस के साइन के थ्रू करेंगे, तो PK01 की बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज होगी। और जब इनकमिंग की ट्रांजैक्शन जो हमारे अकाउंट में अमाउंट आ रही है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में, तो वो PK02 की बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज करेंगे। लेकिन ये जो सामने के रूल हैं इनको अप्लाई कर देंगे अभी। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके आज के सेशन में ही दो रूल्स बनाएंगे और उनको वापस आके इधर फिर असाइन करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई, आउटगोइंग पोस्टिंग, इनकमिंग पोस्टिंग। एंटर किया, सेव कर दिया, दो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गई। ओके। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हमने अकाउंट सिंबल्स बनाने। अकाउंट सिंबल बनेंगे तीन, देखें 1 2 3, तीन अकाउंट सिंबल बनेंगे। वो मैं बनाऊंगा PK00, बाकी PK01 वही रहेगा, PK01 एंड PK02। PK01 और 02 तो वही होगा, लेकिन एक एडिशनल आ जाएगा PK00 जो कि मेन के लिए यूज होगा। ये मेन सामने लिखा भी है मैंने, मेन अकाउंट, आउटगोइंग, इनकमिंग, और ये मेन के लिए, आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए। एक स्टेप बैक। अब बिल्कुल इससे नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन पोस्टिंग कीज एंड पोस्टिंग रूल फॉर बैंक, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम चार्ट ऑफ अकाउंट पूछ रहा है, पहले कंपनी कोड पूछ रहा था, अब चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये चीजें आपने समझनी है सिस्टम में कौन सी चीज किस लेवल पे मेंटेन हो रही है। अब ये फोर स्टेप्स हमें परफॉर्म करने हैं कॉन्फ़िगरेशन के, बैंक रिकंसिलिएशन की। अकाउंट सिंबल बनाएंगे, अकाउंट सिंबल्स को अकाउंट्स के साथ असाइन करेंगे। जो हमने 0 1 2 के डिजिट रखे थे उनको अब इधर इधर हम असाइन करेंगे। फिर पोस्टिंग की रूल्स के लिए कीज बनाएंगे और फिर फाइनली पोस्टिंग रूल बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, पोस्टिंग रूल को डिफाइन करना। सबसे पहले अकाउंट सिंबल बनेंगे, न्यू एंट्री पे गए तो PK00, PK01, PK02। ये मेन के लिए, आउटगोइंग बैंक अकाउंट के लिए और इनकमिंग के लिए। एंटर, तीनों सेव।
ये जस्ट कोड है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये सबसे लास्ट में स्टेप में करेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सेकंड वाला। एंटर किया और न्यू एंट्री पे आए। अब यहाँ पे हमने PK00, PK01, PK02, PK02, करेंसी में PKR लिखेंगे आप। ठीक है, ये अकाउंट मॉडिफाई में आपने कुछ भी नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ना है, इसको ये खुद सिस्टम उठाएगा। ये है GL अकाउंट की फील्ड। इसमें प्लस का नाइन साइन आपने 9 टाइम लगाने के बाद 10th नंबर पे आपने 0 लगाना है। फिर यहाँ पे 9 टाइम प्लस का साइन लगाने के बाद लास्ट में 1 लगाना है। और 10 टाइम प्लस का साइन, 9 टाइम प्लस का साइन लगाने के बाद लास्ट में 2 लगाना है। अच्छा, अब मुझे आप स्टूडेंट में से कोई ये बता सकता है कि मैंने इसको 9 टाइम प्लस का साइन क्यों लगाया और लास्ट में 0 1 2 लगाया? 9 टाइम ही क्यों लगाया मैंने? कम भी लगा सकता हूँ या क्या इससे ज्यादा भी लगा सकता हूँ? अगर 9 टाइम लगाया तो क्यों लगाया? और उसके बाद लास्ट में 0 1 2 के डिजिट्स, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? हर लाइन में कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स हो गए। तो ये 10 डिजिट्स डिफाइन करने का क्या मकसद है? भी 21 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मुझे स्टूडेंट ये बता सकता है कि। सर हमारे पास जीएल की लेंथ की वैल्यू ही 10 होती है ना। तो हमने तो 6 रखी हुई है लेंथ। FS00 में आप जाएं, हम हमारा कोई भी GL निकाल के देख लें आप। ये MCB अकाउंट है, 6 लेंथ का है, 6 डिजिट का है। फिक्स एसेट में चले जाएं और ये मैं डेप्रिसिएशन का GL ओपन कर रहा हूँ, ये भी 6 लेंथ का है। मैं लाइबिलिटी के अंदर चले जाता हूँ, ये आउटपुट टैक्स अकाउंट है, ये भी 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का है। और इसमें सेल्स के अंदर आपको ये अकाउंट ओपन करने, मैंने मल्टीपल ग्रुप्स ओपन किए हैं, हर किसी की लेंथ 6 है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि 6 क्यों आ रही है यहाँ पे, और दूसरा ये बताएं कि वहां पे 10 क्यों रखी है। ओपनली कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे बताएं। सर सिक्स आपने सिलेक्ट की है। सॉरी। सिक्स आपने सिलेक्ट की है ना, इस वजह से आ रही है। ये आपने जो आंसर दिया इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। आपने जो आंसर भी दिया है उसको जरा रिपीट कीजिए। सर आपने सिक्स जीएल की लेंथ सेलेक्ट की थी, इस वजह से सिक्स आ रही है। ओके फाइन, तो फिर वहां पे मैं प्लस की जगह पे 10 टाइम क्यों लगा रहा हूँ? क्या मुझे 6 नहीं लगाना चाहिए? मतलब सिक्स लगाना चाहिए। ओके, देखिए 6 लगाना चाहिए तो फिर 10 क्यों लगा रहे हैं? 10 लगाने का पर्पस ये होता है कि जैसे एक इन्फिनिट वैल्यू होती है ना, इन्फिनिट वैल्यू से ऊपर कुछ नहीं होता, इन्फिनिट वैल्यू से आगे कुछ नहीं होता। तो हम किसी भी मिस्टेक से, किसी भी एरर से बचने के लिए इसकी वो मैक्सिमम लिमिट एंटर कर देंगे कि कभी फ्यूचर में इसकी लेंथ कम ज़्यादा भी होती है तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना, 10 से ज़्यादा तो नहीं होगी ना, तो 10 के अंदर ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन 9 टाइम लगाने के बाद लास्ट में 0 1 2 लगाते हैं कि कभी भी कुछ ईयर्स के बाद भी अगर कभी GL की लेंथ मींस के बढ़ेगी तो कम से कम 10 से नीचे ही रहेगी या 10 तक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और वैसे भी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इस फील्ड के अंदर 10 से ज्यादा डिजिट्स लिखे भी नहीं जाएंगे, 10 से ज्यादा डिजिट्स ये लिखे भी नहीं जाते, इसमें 10 डिजिट्स की ही लिमिट होती है। और लास्ट में 0 1 2 साइन करने का पर्पस क्या है? रिकॉन्सिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैचिंग। हमने जो GL बनाए थे उनके लास्ट के डिजिट भी 0 1 2 रखे थे, तो यहाँ पे भी 0 1 2 रखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने 7 8 9 रखने हैं तो फिर यहाँ पे भी 7 8 9 रखें और GL के लास्ट के डिजिट्स भी 7 8 9 रखें, जो हमने FS00 में बनाए ये वाले। ये मैंने 0 1 2 इसलिए रखे क्योंकि रिकॉन्सिलेशन के अंदर भी 0 1 2 रखने हैं। अगर यहाँ पे आपने चेंज करें तो वहां पे भी चेंज करेंगे, ये दोनों मैच्ड होने चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने 0 1 2 ही रखना, आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ की और यहाँ की फिर आपस की GL की मैचिंग होनी चाहिए। नहीं होगी तो सिस्टम एरर देगा। एंटर किया, अब सिस्टम ने डिस्क्रिप्शन खुद उठाई, मेन अकाउंट, और ये क्योंकि हमने अकाउंट सिंपल बनाए हुए हैं, और आउटगोइंग अकाउंट और इनकमिंग अकाउंट। ठीक है, हमने इससे पिछले स्टेप में अकाउंट सिंबल बनाए थे ये तीन और उनके नाम ये रखे थे, तो उसी बेस पे सिस्टम ने इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से उठा ली। इसको भी सेव किया। इसके बाद नंबर 3 पे रूल्स के लिए की बनाएंगे। जैसे की बनाते हैं ना किसी डोर को ओपन करने की, लॉक को ओपन करने के लिए की बनाते हैं, अभी की बन रही है, की यहाँ पे बनेगी, उसका रूल यहाँ पे बनेगा, यानी कि की से जो लॉक ओपन करना है वो यहाँ पे बनेगा। तो थर्ड स्टेप पे आएंगे डबल क्लिक करके, और यहाँ पे भी न्यू एंट्री में आएंगे। ये हमने रूल बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है
इनको हमने असाइन करा था, वो असाइन भी हो गए। और ये है हमारी कीज। कीज अगेन वही बनेगी, PK01 और PK02। ये वैसे आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन सेम रखने का बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग अलग कीज जो है वो रिमेंबर नहीं करनी पड़ेगी, मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम ये स्टेप कर रहे हैं, दिस वन। अब कीज बनने लगी, तो कीज के लिए हम PK01, PK02, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आउट गई और इन। ये दो और कंपनी कोड रखेंगे किस वजह से? सॉरी। आपके कंपनी कोड PK01 था, ये PK02, ये दो किस वजह? देखिए ये क्वेश्चन किनका है? अब्दुल वकास। नहीं सर, मैं हमजा बात कर रहा हूँ। अच्छा हमजा, अब देखें आपका नाम है हमजा, ठीक है, आपके नाम की स्पेलिंग है HAMZA। तो अब आपके स्पेलिंग में से कोई भी एक लेटर निकाल दिया जाए, एच निकाल दिया जाए, तो आपके नेम के स्पेलिंग इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो इट्स मीन कि आपको अपने नेम के स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए उसके जो लेटर्स हैं उनको साथ मिलाना पड़ेगा, तब आपका नेम कंप्लीट होगा। अब मैं आपका नेम तो हमजा है, लेकिन आपका निक नेम या कोई और नेम भी आपको कॉल किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा नेम कॉल नहीं होगा कि जो किसी और स्टूडेंट को हो। लाइक यहाँ पे अब्दुल वकास है। अब मैं अब्दुल वकास को कॉल करना होगा, तो मैं आपको बुला रहा हूँ, सपोज मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपका नाम लूंगा, अब्दुल वकास का नहीं लूंगा ना। मैंने आपसे बात करनी तो मैं कहूंगा कि हमजा, ठीक है, और 3142 जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो मैंने, लेकिन अगर आपसे बात करनी हो और आपकी जगह मैं अब्दुल वकास को कॉल करूँ तो रॉन्ग होगा ना। तो यहाँ पे जब हम रूल बना रहे होते हैं, अकाउंट सिंबल बना रहे होते हैं, तो हमने उनको मैच करना होता है किसके साथ? अपने कंपनी कोड के साथ, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें खुद को ही भूल जाए कि हमारे कोड क्या थे। हमने पोस्टिंग रूल्स के या PK01 के जो अकाउंट सिंबल्स के या उनके कीज के जो नेम रखे थे, कोड रखे थे, वो क्या थे। अगर सपोज मैं यहाँ पे AS01 रख देता हूँ और AS02 रख देता हूँ, इसका तो हमारी कंपनी कोड के साथ या उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ कोई, या उसकी जो लेटर्स हैं उसके साथ कोई लिंक ही नहीं बन रहा। इसका तो बनना किसी AS के साथ, जहाँ पे कोई कंपनी कोड किसी ने AS में बनाई हो। तो ये 01 का मकसद क्या है? जरूरी नहीं कि आपने 01 रखना, आप रखते हैं PPPP, ये करते हैं, कोई मसला नहीं। आप यहाँ पे A 4 टाइम कर दें। कुछ भी 4 कैरेक्टर्स का बनाना है, जैसे कंपनी कोड बनाते हैं 4 कैरेक्टर्स का, चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड 4 कैरेक्टर्स का बनता है। इसी तरह से आपने यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स का कोड बनाना है, वो आप कुछ भी बना सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी रख सकते हैं। आप 1 2 3 4 रख दें, दूसरे का रख दें 2 4 2 5 8 7 रख दें। लेकिन हमने वो रखना है जो हमारी कंपनी कोड के साथ मिलता जुलता हो, ताकि उसको हम मेमोराइज भी कर सकें, और उसको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम भी ना आए, और उसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। 01 02 इसलिए रखते हैं कि क्योंकि दो रूल्स हैं, वहां पे हम 01 और 02 का यूज कर रहे होते हैं, जस्ट ये पर्पज होता है। अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए, जो चीज़ हम भी समझ सकें और जो चीज़ हम किसी को समझा भी सकें, तो वो हम इसलिए इस तरह के कोड रखते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी का कोड है सपोज पी PTCL, PTCL अगर सपोज किसी का कंपनी कोड किसी ने रखा है, तो वो PT01 रख ले, PT02 रख ले, या PC01 और PC02 रख ले, ठीक है, क्योंकि उसके कंपनी कोड से मैंने लेटर्स लिए हैं। तो ये मकसद होता है सिर्फ। ठीक है, अब इसको भी सेव कर दिए। ये मुझे ये मैसेज इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड में कुछ डाटा एंटर किया था, अब उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो मैसेज दे रहा है। मैं एक स्टेप बैक आ जाऊंगा और अब दोबारा सेव करूंगा। सेव हो गया। अब नेक्स्ट में आएंगे 4 स्टेप पे, ये है समझने वाली चीज़। इसके लिए आप इधर आ जाएं, एक्सेल में आ जाए, थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। देखें जो वेंडर की इनवॉइस, वेंडर की जो पेमेंट होती है, हम वेंडर को पेमेंट करते हैं, उसका क्या सिनेरियो होता है। सबसे पहले वेंडर इनवॉइस पोस्ट होती है। वेंडर की इनवॉइस की एंट्री क्या होती है? वेंडर में परचेज या एक्सपेंस, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पे आप करते हैं, ये ए से मुराद की कोई वैल्यू है, कोई अमाउंट है, ठीक है, 1 2 3 4 कर चलें, सपोज ये अमाउंट मैंने कर दी। और इसके अगेंस्ट वेंडर, वेंडर क्रेडिट होता है। 1 2 3 4 सेम अमाउंट से होगा, डिफरेंट नहीं होगी। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट से क्रेडिट होगा। इसी तरह से जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो क्या ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी? कौन बताएगा? पेमेंट की ट्रांजैक्शन क्या पोस्ट होगी? वेंडर की पेमेंट की एंट्री क्या पोस्ट होगी?
अभी तक एक स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है। मैंने अभी कल स्टेटस चेक किया आप लोगों का, एक स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी मुझे बताएं कौन बता सकते हैं। वेंडर डेबिट होगा ना, जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो इधर डेबिट होएगा। डेबिट मीन कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर डेबिट। और बैंक आउटगोइंग। आउटगोइंग क्यों? क्योंकि हमने आउटगोइंग के थ्रू पेमेंट करनी है। ठीक है। वेंडर डेबिट, बैंक आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट। तो ये भी समझ आ गई बात। अब चलेगी इसकी रिकॉन्सिलेशन, जिसको हम कहते हैं बीआरएस। बीआरएस स्टैंड फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसमें आपने ये देखना है कि जो बैंक आउटगोइंग अकाउंट जो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, और उसके अगेंस्ट बैंक मेन अकाउंट, बैंक मेन अकाउंट ये हो जाएगा क्रेडिट। आउटगोइंग अकाउंट जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था वो इधर डेबिट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट मेन अकाउंट। और ये मेन के अंदर हमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करनी है, मेन के अंदर हमें ट्रांजेक्शन को रिकनसाइल करके पोस्ट करना है। ये ऑटोमेटिक होगा। इसके अगेंस्ट आप अगर बात करते हैं कस्टमर की, कस्टमर इनवाइस की, और कस्टमर पे उसकी रिसीट्स की। कस्टमर इनवाइस की एंट्री होती है कस्टमर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये कस्टमर इनवाइस के टाइम हम ये एंट्री पोस्ट करते हैं, या इन अदर वर्ड्स कि कस्टमर की सेल्स इनवाइस जिसको हम कहते हैं, सेल इनवाइस के टाइम ये एंट्री पोस्ट होती है। ठीक है। और ट्रांजैक्शन यहाँ पे रख ली 2365, सपोज 2365, यहाँ पे भी अमाउंट, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से डिजिट्स लिखे हुए। और जब कस्टमर की पेमेंट रिसीव करेंगे हम कस्टमर से, कस्टमर पेमेंट भी कह सकते हैं, और कस्टमर रिसीट भी कहते हैं उसको, कस्टमर पेमेंट। उसमें जो कस्टमर यहाँ पे डेबिट हो रहा था वो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक। अच्छा, अब मुझे बताएं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक इनकमिंग अकाउंट होगा सर। इनकमिंग अकाउंट, एग्जैक्टली, क्योंकि इनकमिंग में पेमेंट आ रही है। ठीक है। इनकमिंग अकाउंट डेबिट होगा, इट्स मीन कि हमारे अकाउंट में पेमेंट आ गई, किधर से आई? कस्टमर से आई, तो जो जिधर से आई वो डेबिट हो क्रेडिट हो गया, और जिसके अंदर आई वो डेबिट हो गया। बैंक में आई है तो बैंक डेबिट हो गया इनकमिंग, और जिधर से आई है वो कस्टमर है वो क्रेडिट हो गया। और जब इसकी रिकॉन्सिलेशन होगी तो बैंक, जो बैंक इनकमिंग इधर डेबिट हो रहा था, बैंक इनकमिंग अकाउंट इधर क्रेडिट हो जाएगा, और मेन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो इनकमिंग जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, और उसके अगेंस्ट मेन अकाउंट डेबिट हो गया। ये हमारी रिकंसिलेशन की ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी एट द टाइम ऑफ इनकमिंग ट्रांजैक्शन रिकंसिलेशन, एट द टाइम ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ इनकमिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। और हमने ये दो रूल्स बनाने हैं सिस्टम के अंदर, यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इससे पहले तो उसकी प्री रेक्विजिट्स होती हैं, लेकिन फाइनल स्टेप ये होता है, इसमें हमने बना के इसकी जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो फिर सिस्टम इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें दिखाता है सिस्टम के अंदर। ओके। तो अब आ जाते हैं सिस्टम पे। और ये है हमारा सबसे लास्ट का स्टेप, जिसमें मैंने डिफाइन पोस्टिंग रूल्स को ओपन किया हुआ। इसमें आप इसमें भी हम किसी एग्जिस्टिंग को लेके कॉपी करके उसको उसके अंदर अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन न्यू एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग को यूज़ करते हुए कॉपी करें। उससे क्या होगा कि हमें पहले से काफ़ी सारी चीज़ें फिल की हुई मिल जाएंगी, हम उनमें से अपना अपना डाटा एंटर कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो पोस्टिंग रूल का, अभी मैंने एक पोस्टिंग की बनाई थी, PK01 PK02। तो पहली की बनेगी PK01, यानी कि रोल बन रहा है PK01 के लिए। पोस्टिंग एरिया के अंदर ये वन की सिलेक्शन करते हैं, जिसका मीनिंग होता है बैंक अकाउंटिंग। दो ऑप्शन आ रही होती है इसमें, एक बैंक अकाउंटिंग, एक सब लेजर अकाउंटिंग। तो हम जाहिर है बैंक अकाउंटिंग की बात करें तो वन की सिलेक्शन करेंगे। ये वाला डेबिट एरिया होता है, ये क्रेडिट एरिया होता है। अब यहाँ पे हमने जो रूल बनाना है वो इसके अकॉर्डिंगली बनाना है, क्योंकि पहले हम बनाएंगे, चलिए ये वाला बना लेते हैं, PK01 का बना रहे। PK01 ये ठीक है। तो अब देखें, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। अब क्रेडिट जो आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन है ये वाली, इसमें हमने क्या रूल बनाना है? आउटगोइंग डेबिट होना चाहिए, मेन क्रेडिट होना चाहिए। तो आउटगोइंग की हमने अकाउंट, एक अकाउंट सिंबल बनाया था आउटगोइंग के लिए, वो क्या बनाया था? P PK01।
उसको आप यहाँ से फाइंड सर्च कर सकते हैं, PK01, एंटर। तो ये देखिए बैंक आउटगोइंग के आ रहा है डिस्क्रिप्शन, इसको डबल क्लिक किया है। और इस साइड पे हमने लगाना है मेन अकाउंट। मेन का हमने अकाउंट सिंबल बनाया था PK00, उसको सर्च करें। मेन बैंक अकाउंट आ गया, इसको क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक की आ रही 50 की, SAP के अंदर, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मैंने पहले भी बताया था, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। 40 से GL को डेबिट किया जाता है, 50 से GL को क्रेडिट करते हैं, 21 से वेंडर डेबिट होता है, और 31 से वेंडर क्रेडिट होता है। 01 से कस्टमर डेबिट, 11 से कस्टमर क्रेडिट होता है, 70 से एसेट डेबिट, और 75 से एसेट क्रेडिट होता है। तो ये स्टैंडर्ड की पोस्टिंग कीज है, ये इनमें चेंज नहीं आता। आप किसी भी जगह पे SAP में जाके काम करेंगे तो GL 40 से ही डेबिट होगा, 50 से क्रेडिट होगा। इसमें चेंज कहीं पे भी नहीं आएगा SAP इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे भी जो हमारी पोस्टिंग हम की रूल बना रहे हैं, उसके अंदर हम ये सेटिंग कर रहे हैं कि आउटगोइंग की टाइम, जो आउटगोइंग का अकाउंट है वो डेबिट होगा और मेन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट के लिए 50 की पोस्टिंग की यूज करेंगे और डेबिट के लिए 40 की करेंगे, लेकिन की हम यहाँ पे उस साइड पे लगाएंगे जिस साइड पे मेन अकाउंट यूज हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आपने नोट कर लेना है कि अभी तो की लग रही है इस साइड पे, इधर नहीं लग रही, लेकिन अगले रूल में हम पोस्टिंग की लगाएंगे इस साइड पे, इधर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम मेन अकाउंट का अकाउंट सिंबल इधर असाइन होगा। तो अभी मैंने PK01 इधर असाइन कर दिया, PK00 इधर कर दिया, पोस्टिंग की 50 की इधर लगा दी। SA की डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज करेंगे। इट्स मीन के जब रिकॉन्सिलेशन के टाइम एक नया डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा, रिकॉन्सिलेशन का डॉक्यूमेंट जो कि क्लियर डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट SA की डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर पोस्ट होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे SA की सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है पोस्टिंग टाइप, कि हमारी पोस्टिंग टाइप किस किस्म की होगी आउटगोइंग की रिकॉन्सिलेशन के टाइम। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये कौन सा GL क्लियर हो रहा है इस टाइम, आउटगोइंग का हो रहा है ना। हम आउटगोइंग की ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करें, जहाँ पे हमारे अकाउंट से अमाउंट आउट हुई है, अमाउंट निकली है, उसको हम रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन किस साइड पे पड़ी है, डेबिट साइड पे। सो हम डेबिट साइड वाले GL को क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड वाली क्लियरिंग किधर है, क्लियर डेबिट GL, 4 की सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये आउटगोइंग के लिए हमने ये सेटिंग करनी। इसको नोट कर लें आप कि PK01 जो कि आउटगोइंग की का रूल था, पोस्टिंग रूल, उसकी की बनाई थी। आउटगोइंग डेबिट हो रहा है, मेन क्रेडिट हो रहा है। मैं एक्सेल फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आउटगोइंग डेबिट मेन क्रेडिट, इस सेटिंग के मुताबिक आपने रूल बनाना है। SE की डॉक्यूमेंट टाइप आप यूज करेंगे डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए, जो आपकी मेन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होगी, और 4 की सिलेक्शन करेंगे क्लियर डेबिट GL के लिए। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया और सेव कर दिया, एक रूल हमारा बन गया। इसके बाद ये मैंने TS01 और TS02 ये मैंने पहले से भी बनाए थे, मैंने इसलिए इनको यूज किया। आप अगर इनको इन्हीं को यूज करना चाहें तो भी ठीक है, या PK01 और PK02 मैं बना रहा हूँ, आप उनको भी कॉपी करके यूज कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए एक एज ए रेफरेंस आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये दूसरी सिलेक्शन करता हूँ और कॉपी पे आता हूँ। दूसरा रोल था PK02 जो मैंने बनाया, ठीक है, उसको आप टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंटिंग पोस्टिंग एरिया में आ गया, और यहाँ पे देखें 40 अब आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट सिंबल लगाएंगे मेन के लिए, जो कि PK00 था, PK00, ये आ गया मेन अकाउंट। आप देखिए मेन अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये ऊपर लिखा आ रहा है डेबिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो मेन अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे इनकमिंग क्रेडिट हो जाएगा। इनकमिंग का रूल हमने बनाया, उसका अकाउंट सिंबल बनाया था PK02, इनकमिंग PK02 आ गया, इसको क्लिक किया। पोस्टिंग की आप देखिए 40 वाली साइड पे आ गई, मींस कि जिस साइड पे मेन का अकाउंट सिंबल गया उस साइड पे पोस्टिंग की लगाएंगे, आप इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर इनकमिंग आ गया। अगेन SE का की डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगी। और इस दफा हम कौन सा GL क्लियर करना चाह रहे हैं, रूल बना रहे हैं हम ये वाला, मेन अकाउंट डेबिट, इनकमिंग क्रेडिट। ठीक है, तो मेन अकाउंट इनकमिंग किस साइड पे पड़ा, क्रेडिट साइड पे। सो यहां से सिलेक्शन करेंगे क्लियर क्रेडिट GL की, और वो आ रही है नंबर 5 पे, क्लियर क्रेडिट GL, इसको क्लिक किया,
एंटर, सेव। ठीक है, आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई। बैंक रिकॉन्सिलेशन की सेटिंग। एक स्टेप हम बैक आके यूज करेंगे। ये जो इससे पीछे हमने स्टेप किया था, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको अब दोबारा क्लिक करेंगे। और इसमें हमने दो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनाई थी। दो बिजनेस ट्रांजैक्शन की कोड मैंने क्या बनाए थे, मुझे बताइएगा प्लीज। बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने दो बनाई थी, उनके कोड क्या बनाए थे मैंने। ठीक है, उसमें दो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मैंने बनाए थे उनके कोड क्या बनाए थे मैंने। PK01 एंड PK02 बनाया था, वही हम यूज करेंगे। तो अब आ जाते हैं उधर। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बिजनेस, उसी फील्ड में हम वापस आ गए। PK01 को फाइंड करेंगे। पोजीशन, ये पोजीशन का ऑप्शन होता है सर्चिंग के लिए, इसको क्लिक करके हम सर्च करेंगे PK01। तो ये देखिए PK01 और PK02 दोनों आ रहे हैं, इनके सामने पोस्टिंग रूल की फील्ड ब्लैंक है। अब रूल्स के अंदर भी हम PK01 और PK02 असाइन कर देंगे, जो हमने अभी रूल बनाए, अभी जो बना के आए। PK01, ये आउटगोइंग का रूल है, ये असाइन कर दिया। इसी तरह से PK02 जो दूसरा रूल है, ये इनकमिंग का रूल है, ये असाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन के साथ दोनों रूल असाइन हो गए, अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। अब यहां से बैक आ जाएंगे। ठीक है, हमारा काम कहाँ तक हो गया। तीन GLs बन गए, बैंक की बन गई, हाउस बैंक बन गया, बैंक रिकॉन्सिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अब हम बनाएंगे एक। आपको इनिशियली याद होगा, जब हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे तो उसमें एक टी कोड आया था, ये वाला। जनरल लेजर अकाउंटिंग के अंदर ये 14 स्टेप पे एक टी कोड था, OBA0, जिधर से हम टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL बनाते हैं। इस टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL को हम असाइन करते हैं उन GLs के अंदर जो हमने बैंक के लिए थीम बनाए, उनके अंदर असाइन करेंगे। बट उससे पहले हम मेक श्योर करना है कि क्या ये हमारा टॉलरेंस ग्रुप बना बना हुआ है पहले से। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, आप इन तीनों में से किसी बैंक अकाउंट पे डबल क्लिक करें, और उसके बाद यहां से चेंज मोड में लेके आए, चेंज मोड। चेंज पे क्लिक किया, थर्ड टैब के अंदर आए, सॉरी सेकंड टैब में आए पहले, कंट्रोल डाटा में। और ये टॉलरेंस ग्रुप की फील्ड आ रही है, इस पे क्लिक करें। तो इसका ये जो मैसेज है, नो वैल्यू सिलेक्टेड, इट्स मीन कि इसको क्लोज कर दें। इट्स मीन कि टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL नहीं बना हुआ, अब हम अभी बनाएंगे। कहाँ से बनेगा, इसी टी कोड से बनेगा, OBA0 से। OBA0, न्यू एंट्री, कंपनी कोड है PAK1, और टॉलरेंस ग्रुप वो भी PAK, चले PAK2 कर दिया, कुछ भी रख सकते हैं, PAK1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 XYZ, कुछ भी रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कोई एक मिनिमम वैल्यू और मिनिमम परसेंटेज, लाइक मैंने 200 की डेबिट और 200 की क्रेडिट साइड पे वैल्यू, और 2% मैंने डाल दिया, अगर कभी इन केस कोई डिफरेंस पोस्टिंग आए तो। लेकिन नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे ये कोड रिक्वायर्ड होता है जो हम PAK2 बना रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोड बनाया। अब आप वापस आए FS00 में। वापस FS00 में, अब आप दोबारा यहाँ पे सर्च करें, देखिए टॉलरेंस ग्रुप आ रहा है। अब आ गया PAK2, जो मैंने अभी वहां पे बनाया वो अभी यहाँ पे शो हो गया। तो आपने इन तीनों GLs के लिए, बैंक मेन अकाउंट, आउटगोइंग और इनकमिंग, तीनों के लिए आपने एक तो टॉलरेंस ग्रुप असाइन करना है GL का, और थर्ड टैब में आके यहाँ पे हाउस बैंक और अकाउंट ID, ये दोनों फील्ड्स आपने फिल करनी है। हाउस बैंक कौन सा था, सिटी बैंक का। अकाउंट ID इसका हमने बनाया था, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, City 1। और इसको सेव कर, ये क्लिक कर दिए। अब दूसरा बैंक अकाउंट जो है, इनका आउटगोइंग, उसके अंदर भी ये तीनों चीजें साइन करेंगे। इसको क्लिक किया, चेंज मोड में लेके आए, तो यहाँ पे हाउस बैंक लिंक करें। हाउस बैंक है सिटी बैंक,
अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक ही अकाउंट आईडी है। और कंट्रोल डाटा में आके टॉरस ग्रुप असाइन, ये तीनों जीएल्स के लिए हमने ये काम करना, तीनों चीजें असाइन करनी। टॉरस के भी अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो फिर सिस्टम एरर देगा, इसलिए आप लोगों ने ये लाजमी काम करना है। इसी तरह से थर्ड जीएल में आके चेंज मोड में लाके टॉलरेंस ग्रुप असाइन करना है। और यहाँ पे आके हाउस पिंक और अकाउंट आईडी, ये तीनों चीजें असाइन होगी। ये भी मैंने एक्सेल के अंदर इनको मेंटेन किया हुआ। ये वाला नंबर 6 जो है असाइन, ये हमने असाइन कर दिया था पोस्टिंग रूल्स के साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और उसके बाद नंबर 7 पे है टॉलरेंस ग्रुप और टॉरस ग्रुप और अकाउंट आईडी और जो हाउस बैंक है, ये तीनों जीएल्स के लिए हमने साइन कर दिया, ये वाला स्टेप। हमारी सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस पोस्ट करता हूँ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, सपोज 1 February 2026, 2 February 2026, 3 February 2026 एंड 4 February 2026। ये मैंने 4 डेट सेलेक्ट कर ली। अब इन 4 डेट्स के अंदर हम कुछ डाटा इनपुट करेंगे। सपोज हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, न्यू अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। ऑब्वियसली जब अकाउंट नया ओपन होता है तो ओपनिंग बैलेंस 0 होता है। और इसमें ये ओपनिंग बैलेंस ज़ाहिर 0 इसमें होगा। इसके बाद मैं इनकमिंग की ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट आई है, तो कस्टमर कस्टमर की तरफ से पेमेंट आएगी। मैंने कस्टमर रिसीट की ट्रांजैक्शन पोस्ट की 50,000 सपोज, और उसके साथ मैंने वेंडर को भी पेमेंट पेमेंट कर दी। कस्टमर रिसीव कर दी सपोज मैंने 20,000। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 30,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 30,000। इट्स मीन के अभी मैंने एक एक ट्रांजैक्शन लिए, एक कस्टमर रिसीट की ले ली, और एक मैंने कस्टमर वेंडर पेमेंट की ले ली, एक इनकमिंग की ले ली, एक आउटगोइंग की ले ली। अब ये दोनों ट्रांजैक्शन एक एक मैंने इसलिए इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए एक, जब एक ही की रिकंसिलेशन हो जाएगी तो बाकियों की रिकंसिलेशन भी इसी लॉजिक के ऊपर होगी। अब यहाँ पे इनकमिंग में हजारों ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं, आउटगोइंग में भी हमारे अकाउंट में हजारों ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं मंथली बेसिस पे। तो वो इसी रूल की बेस पे रिकंसाइल होगी। अगर एक एक रिकंसाइल होगी तो बाकी हजारों भी रिकंसाइल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इन एक एक ट्रांजेक्शन को टेस्ट करेंगे कि क्या रिकंसिलेशन हो रही है, क्या इनका रिजल्ट आ रहा है उस तरह से जिस तरह से हमने सेटिंग की है। ओके, तो अब हम इसकी रिकंसिलेशन करेंगे। तो कस्टमर की रिसीट के लिए पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं, मतलब कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं। मैं अपना बैलेंस चेक कर लूँ। सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करते हैं FB70। ये हम सब चीज़ें कर चुके हैं, कस्टमर इनवॉइस की पोस्टिंग, कस्टमर पेमेंट, वेंडर इनवॉइस, वेंडर पेमेंट। तो कंपनी कोड है PAQ1। ये हमारा कस्टमर आ गया। और मैं 1 February की डेट ले लेता हूँ। अमाउंट 50,000। कस्टमर इनवॉइस
इधर सेल्स का जीएल हम लेंगे, सेल्स का जीएल ये 5 वाला था हमारे पास। अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। सेल को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। सेल स्टेरिक के सेंटर में सेल का वर्ड लिखा, और ये आ गया सेल अकाउंट। यहाँ पे आप अमाउंट वही 50,000 की, जो अमाउंट इधर आप एंटर करेंगे वही अमाउंट आप इधर एंटर करेंगे, और एंटर, अगेन एंटर। और टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है। ये रेड एरर है, उसमें एक मैसेज दे रहा है कि आइटम टैक्स फील्ड इज मैंडेटरी। आप इसको सिमुलेट करें। ये येलो कलर का जो मैसेज होता है ये एक इन्फॉर्मेशन मैसेज होता है, आप इस पे एंटर का बटन प्रेस करते जाना। ये हमारी कस्टमर वॉइस की एंट्री आ गई। अब इसकी पेमेंट कर देते हैं F-28 से, कस्टमर की रिसीट जो होती है, मीन्स के कस्टमर से जो हम पेमेंट रिसीव करते हैं। इसकी डेट वही हम लेंगे 1 February 2026। अब पेमेंट किस में आ रही है, कौन बताएगा? कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं, किधर रिसीव करें? सर इनकमिंग वाले में। इनकमिंग। बाकी लोग भी बोले, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैं ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स से मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स होने वाले। तो आप लोगों की तरफ से कोई एक बंदे की या दो बंदों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आती। कस्टमर रिसीट, ठीक है, 50,000 की हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं इस इनकमिंग के अकाउंट के अंदर, और कस्टमर के अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये कस्टमर आ गया, एंटर। तो ये देखिए इसमें 50,000 की ट्रांजैक्शन पड़ी गई। ठीक है, अब ये 50,000 एंटर्ड और असाइंड अमाउंट इक्वल हो गई है। इसको डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करें। तो अब ये देखिए क्या ये वही एंट्री बन रही है, इनकमिंग सिटी बैंक इनकमिंग अकाउंट डेबिट, कस्टमर क्रेडिट। ये एंट्री बन रही, इनकमिंग अकाउंट डेबिट कस्टमर क्रेडिट। मैं यही बनाना चाह रहा था, बन चुकी है। ओके, इसको आप करेंगे सेव। डॉक्यूमेंट का नंबर है 19 का 14 का 9, इसको नोट कर लें ताकि हम इसको आगे यूज कर सकें। वैसे तो लेजर में जाके भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इधर ही नोट कर लेता हूँ। ओके, अभी हमें इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, वेंडर की पेमेंट को। तो उसके लिए हम सिनेरियो बनाएंगे पहले। वेंडर की इनवॉइस पोस्ट करेंगे FB60 से। कंपनी कोड है PAK1। यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर हमने सपोज ले लिया नेक्सस टेक्नोलॉजीज, और इसकी हम डेट लेंगे 2 फरवरी। दो अलग अलग डेट्स में डेटा डेटा लेंगे। वैसे तो सेम सेम डेट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं दो अलग अलग डेट्स ले रहा हूँ। 20,000 की अमाउंट है, और वेंडर इनवॉइस का टेक्स्ट है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस या परचेज का जीएल, जैसे मैं आपको इनवॉइस के अंदर बताया था कि एक्सपेंस का जीएल या परचेज का जीएल हम डेबिट करेंगे और वेंडर को क्रेडिट करेंगे। मैंने ये वाला जीएल सेलेक्ट कर दिया, 20,000 की अमाउंट, एंटर। वेंडर इनवॉइस का टैक्स आ जाएगा, सिमुलेट किया। ये एंट्री हमारे पास वेंडर इनवॉइस की, वेंडर की क्या एंट्री होती, सॉरी, यस ठीक है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और वेंडर क्रेडिट हो रहा है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये 20,000 की एंट्री है, अब इसकी पेमेंट करेंगे, वेंडर को पेमेंट करेंगे F-53 से। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखें मैं आपको टी कोड अभी दिखा देता हूँ। F-53 हमने कितनी दफा यूज किया? ये देखें, ये F-53 है। ठीक है, ये हमने टॉपिक किया है। इसी तरह से F-28 हमने कितनी दफा यूज किया? ये F-28 है। तो हमने FB60 में इनवॉइस कितनी दफा पोस्ट की? ये FB60 इसके अलावा भी की है, इधर भी की है, इधर भी की, इधर भी कर रहे हैं अभी।
इधर भी करनी है अभी। ठीक है, और इधर भी की है। बहरहाल कस्टमर इनवाइस, वेंडर इनवाइस, कस्टमर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, हम मल्टीपल टाइम ये चीज़ें कर चुके हैं। अब इसकी पेमेंट रिसीव करें, वेंडर को पेमेंट करेंगे 2 फरवरी 2026 को। यहाँ से बैंक आउट गोइंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आउट गोइंग की पेमेंट हो रही है। सिटी बैंक आउट गोइंग अकाउंट, अमाउंट है 20,000। यहाँ से वेंडर सर्च करेंगे जिसको हमें पेमेंट करनी है। ये नेक्सस टेक्नोलॉजीज वेंडर आ गया। एंटर। टैक्स की फील्ड मैंडेटरी है। और इधर से थर्ड ऑप्शन से सारी अमाउंट्स अनसेलेक्ट हो जाती है। अभी हमें किसकी पेमेंट करनी, इसकी करनी है 20,000। तो ये एंटर्ड अमाउंट और साइंड अमाउंट इक्वल होगी। डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट। अब ये देखिए कौन सी एंट्री बन रही है। इनकमिंग वेंडर डेबिट हो रहा है और इन आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखिए ये एंट्री पोस्ट हो रही है अभी। वेंडर डेबिट और बैंक आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसको सेव कर देंगे। अब हम एक लेजर ओपन करेंगे तीनों अकाउंट्स का इकट्ठा। FBL 3N। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, सिटी बैंक मेन अकाउंट, आउटगोइंग अकाउंट और इनकमिंग अकाउंट, तीनों इकट्ठे सेलेक्ट करेंगे। तरीका क्या होगा, हम उसको रेंज के थ्रू सेलेक्ट भी कर सकते हैं और एक मल्टीपल सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। तो चूंकि एक रेंज में फ्रॉम 10 to 12, 10 से लेके 12 तक तीनों अकाउंट सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये कंपनी कोड आ जाएगा। ऑल आइटम पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट कर दी। अब इसमें देखिए ये रेड आइटम आ रही, इसको हम कहते हैं ओपन आइटम मैनेजमेंट के लिए जो सेट हम GL सेट करते हैं, वो इस तरह से पोस्टिंग के बाद रेड आते हैं। वैसे नॉर्मली जब हम GL में जाते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। FBL 3N में आप GL को ओपन करके देखें किसी भी इसके अलावा। मैं ब्लैंक छोड़ के एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आ रही होती है, ये ग्रीन कलर का साइन आ रहा था जो ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है। लेकिन अगर किसी GL को हमने ओपन आइटम का चेक लगाया हो तो वो इस तरह से शो होता है। फिर उसकी जब रिकंसिलेशन हो जाएगी तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने वॉइस पोस्ट कर दी वेंडर की, उसकी पेमेंट कर दी, कस्टमर वॉइस पोस्ट कर दी, उसकी पेमेंट कर दी, और लेजर से इसको व्यू कर लिया। अब हम इसकी लास्ट का स्टेप जो FF67 है उसको देखते हैं। FF67 एग्जीक्यूशन के लिए इसके साथ एक नया सेशन ओपन करके आपने हाउस बैंक से डाटा उठा के इधर लेके आना है। FI12 का टिकट है हाउस हाउस बैंक का। हमने हाउस बैंक बनाया था सिटी बैंक के लिए, इसको सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। और ये देखें इसमें ये अकाउंट नंबर हमने रखा था, ठीक है। इस अकाउंट नंबर को आपने डालना है, इधर एंटर करना है। इधर एंटर कर दिया। और बैंक की है ये वाली। तो बैंक की हमारी किधर थी, ये वाली। इसको उठाया इधर से, इधर पेस्ट कर दिया। करेंसी है PKR। स्टेटमेंट नंबर 1 है, क्योंकि अकाउंट हमारा न्यू है। जब हमारी इसी तरह से आगे चलती जाएंगी स्टेटमेंट्स उनकी, फिर स्टेटमेंट नंबर 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा। स्टेटमेंट डेट वो होती है जिसमें हमारी जो सबसे लास्ट की ट्रांजेक्शन जिस डेट में पोस्ट हुई है, हम वो भी स्टेटमेंट डेट रख सकते हैं, या उससे नेक्स्ट डे की स्टेट डेट भी रख सकते हैं। तो ये मैं 2 फरवरी को लास्ट एंट्री हुई है, तो मैं 3 फरवरी की डेट रख लेता हूँ यहाँ पे। आप सेकंड भी रख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है। कैसे पता चला, यहां से भी देख सकते हैं 30,000। और मैंने एक्सेल में भी मेंटेन किया। ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर आप इधर भी, ये 15 का डॉक्यूमेंट नंबर था, आप इसको भी नोट कर लिया उधर। ठीक है। ओके। अब आते हैं हम एग्जीक्यूशन की तरफ। ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 30,000। और एंटर किया, अगेन एंटर। तो ये है वो स्क्रीन जहाँ पे हम बैंक की ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं, फीड करते हैं। तो PK02 और PK01 सर्च भी कर सकते हैं। आप सर्च कर लें। पहले हम इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे। PK01।
या पी की समय पी के 02 कर लें। ये है 02 की है इनकमिंग के लिए और 01 है आउटगोइंग के लिए। तो हमने पहली ट्रांजेक्शन इनकमिंग की है और किस